कुछ कुछ का अंतर होगा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो कुछ तो सेम नहीं है अंतर सर, होगा। डिफरेंट है। सर डिफरेंट है। वही तो यहाँ किसी पे को। सर यहाँ पे सर सॉलिड मटेरियल सर मैकेनिक्स के बारे में पढ़ाया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सर रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं सर, मैकेनिक्स सॉलिड में रियल बॉडी। कुछ 50% सही है और 50% रॉन्ग है डेफिनेशन। तो सोच सकता है कि क्या डिफरेंस है हल्का सा ही डिफरेंस, मगर है कुछ डिफरेंस। सिलेबस से पता चल जाएगा सर। तो इसमें सर आप मतलब कोई भी बॉडी के अंदर से जानते हैं कि कैसा डिफॉर्मेबल या कैसा, लेकिन देखिए उसको जो हम बाहर लोग, से ठीक है, देखिए हुआ क्या कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े ना आप लोग, उसमें था कि हम लोग को पढ़ना था रिजिड बॉडी के बारे में। मगर जो हम लोग अभी मॉस पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसमें है डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडीज में क्या डिफरेंस? डिफॉर्मेबल सर वो शेप चेंज कर सकता है, वो अपना कुछ भी रिजिड बॉडी सर डिफॉर्म हो अपना शेप सकता एंड है। साइज चेंज नहीं करेगा सर। चेंज नहीं करेगा, डिफॉर्म जो करते रहेगा। हाँ सही बोले। तो मैकेनिक्स में देखिए हम लोग क्या पढ़ते थे कि कोई भी एक बॉडी को हम लोग फोर्स दिए, वो कुछ डिस्टेंस में गया तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे और उसका एनालिसिस करते थे। कभी भी उसके अंदर झांक के देखे कि क्या हुआ? नहीं सर। नो सर। नहीं देखे। मगर देखिए जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है उसमें क्या है कि आपको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। यदि हम लोग फोर्स दिए तो अंदर में क्या चेंजेज है उसके, ठीक है। जैसे हम लोग मान लीजिए बॉडी को फोर्स दिए तो उसका शेप चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ, ठीक है। तो वही चीज को हम लोग कैलकुलेट करना है। और मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कि उसमें बॉडी का शेप और साइज चेंज नहीं होता, ठीक है। फोर्स तो अप्लाई करते थे मगर शेप और साइज चेंज नहीं होता था। मगर आपका इसमें जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है इसमें क्या कि शेप और साइज चेंज हो गई, यही मेन डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। समझ में आया यहाँ तक? जी सर। यस सर। ठीक है चलिए। ये देखिए ये है मैकेनिक्स, ठीक है। ये देखिए मैकेनिक्स है, ठीक है। मैकेनिक्स का ये डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन है जिसको सब डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है आपका देखिए एक रिजिड बॉडी है ना, और एक है डिफॉर्मेबल बॉडी। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी ये वाला सब्जेक्ट में? क्या पढ़ना हमको, रिजिड की डिफॉर्मेबल बॉडी का डिफॉर्मेबल पढ़ना। देखिए रिजिड के अंदर क्या क्या आता था? मैकेनिक्स, आप तुम पढ़े ना, ये मैकेनिक्स पढ़े दिख रहे पिछला सेमेस्टर? यस सर। ठीक है। जी सर। ठीक है। तो रिजिड बॉडी में भी दो टाइप है, एक है स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक स्थिर है डायनामिक मोशन में। हाँ तो देखिए, तो क्या होता है जब हम स्टैटिक चीजें पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स में आता है, और जब मोशन में पढ़ते हैं तो इसको टॉर्म बोलते हैं। टॉर्म जानते हैं क्या होता है? टॉर्म किसको बोलते हैं? नो सर। थ्योरी ऑफ मशीन, ये पढ़ा जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, ठीक। आप लोगों को नहीं पढ़ना है इसमें। थ्योरी ऑफ मशीन नाम से कुछ क्लियर होता है? मशीन तो जानते हैं क्या होता है? जी सर। तो उसी का जो मशीन में क्या था, मशीन में तो बहुत सारे मूवेबल पार्ट होते हैं कि नहीं होते? यस सर। ठीक है। तो जैसे इंजन हो गया, इंजन भी एक मशीन है। उसमें क्या है, जो क्रैंक शाफ्ट है आपका, फिर जो पिस्टन होता है वो क्या मूवेबल होता है। तो वो आपका टॉपिक वो पढ़ना पड़ता है आपको टॉर्म में। और जब स्टैटिक चीज का हम लोग करते हैं रिजिड बॉडी में, तो पढ़ते हैं हम लोग स्टैटिक में, जो आप लोग पिछले बार पढ़े हुए मैकेनिक्स में, ये सब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी तक? यस सर। जी सर। ठीक है। अब आते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी में भी टू टाइप है, एक है सॉलिड और एक है फ्लूइड, ठीक है। ठीक है। देखिए फ्लूइड, तो देखिए आप लोग का इस सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होगा फ्लूइड मैकेनिक्स, है कि नहीं? जी यस सर। यस सर। यस सर। तो जब हम लोग फ्लूइड के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो फ्लूइड भी एक डिफॉर्मेबल बॉडी है कि नहीं? मान लीजिए एक फ्लूइड है, यदि उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका शेप और साइज चेंज होगा कि नहीं? मान लीजिए एक मरकरी है, इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका शेप चेंज होगा कि नहीं होगा? यस होगा। यस सर। हाँ, तो ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो फ्लूइड में जो डिफॉर्म होता है उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करना है वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। और ये है सॉलिड। और यदि हम लोग सॉलिड में करेंगे तो इसमें दो टाइप का, स्टैटिक और एक डायनेमिक, ठीक है। एक स्टैटिक और डायनेमिक, जैसे इसमें था ना स्टैटिक और डायनेमिक, वैसे इसमें भी स्टैटिक और
डायनेमिक। और हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है, फॉर्म पढ़ना है। यस सर। सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स। तो जो भी डिफॉर्मेबल बॉडी जो कि सॉलिड हो और वो स्टैटिक हो, तो वो कौन से सब्जेक्ट में आएगा, फॉर्म में। सॉलिड। ठीक है। और वही डायनामिक्स हो जाए, डायनामिक्स मतलब मूवेबल, ठीक है, वो आएगा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जानते हैं क्या होता है, वाइब्रेशन के बारे में जानते हैं क्या होता है, वाइब्रेशन होता है क्या, नाम से तो जानते ही होंगे। यस सर। जो वाइब्रेट करता है, कोई भी मान लीजिए एक मशीन है, उसको हम चला दिए, जनरेटर है, देखते हैं कितना ज्यादा वाइब्रेट करते रहता है, जनरेटर रहता है। अब क्या होता है कि उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं ना, तो वो सॉलिड बॉडी जो कि वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेशन चैप्टर में आता है। ये क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों का टॉपिक में ये एक मैकेनिक्स है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, और एक ये आपका मॉस है जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। समझ में आप लोगों को क्या पढ़ना है अपने करिकुलम में। ये जो टर्म है और ये जो वाइब्रेशन है, ये मैकेनिकल वाले लोगों को पढ़ना है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना। ठीक, यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, देखिए डिफॉर्मेबल क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेबल का डेफिनेशन क्या हो सकता है, बता सकते हैं। जैसे लिखा हुआ डिफॉर्मेबल बात, डिफॉर्मेबल हम लोग क्या क्या उसको कैसे डिफाइन करें, कोई भी चीज डिफॉर्मेबल। एनीबॉडी चेंज द शेप आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स। देखिए, हाँ ठीक है, शेप चेंज होता है, ठीक सही बोले। देखिए डिफॉर्मेबल का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, मान लीजिए पहले इसमें लोड नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये एक रॉड है, डिफॉर्मेबल बार है, ये बार है, ये मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ये ए था, मगर जैसे ही लोड लगा तो क्या हुआ, ये जो है ये एक्सटेंड किया, करेगा कि नहीं, फोर्स के कारण बार जो एक्सटेंड करेगा, और ये ए पॉइंट बी पॉइंट की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या हुआ, ये डिफॉर्म हुआ कि नहीं, इसका शेप और साइज चेंज हुआ कि नहीं हुआ ना। ये एक्सटेंड किया, इसी को डिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और रिजिड बॉडी क्या बोलते हैं, देखिए एक रिजिड बॉडी लिखा हुआ, जिसका शेप और साइज चेंज नहीं हो और अगर फोर्स लगाएं तो वो टूट जाए। देखिए ये देखिए ये ब्लॉक, ये रिजिड है, ठीक है। देखिए ये क्या, जैसे पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, जब इसमें फोर्स लगा ये नीचे की ओर गया, मगर इस देखिए इसका जो पॉइंट 1 था और जो पॉइंट 2 था, ये तो कांस्टेंट रहा, ये चेंज हुआ फोर्स लगाने के बाद। ये बॉडी के अंदर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 तो सेम रहा फोर्स लगाने के बाद भी, ठीक ना। तो ये देखिए रिजिड बॉडी उसको बोलेंगे जिसके अंदर का दो पॉइंट कभी भी चेंज ना हो फोर्स लगाने के बाद भी, ठीक है। और डिफॉर्मेबल बॉडी वो बोलेंगे जिसमें हम फोर्स लगाए तो उसके जो दो पॉइंट था वो उसका लेंथ चेंज हो जाए, दोनों के बीच का लेंथ। जैसे ए से देखिए ये ए डैश बन गया और बी से बी डैश बन गया, और दोनों के बीच लेंथ बढ़ गया, ठीक है। तो समझ में आया डिफॉर्मेबल और रिजिड किसको बोलेंगे। यस सर। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। A body is said to be rigid body if the distance between any 2 points in the body or on the body is invariant, ठीक है, तो चेंज ना करे, इनवेरिएंट मतलब तो चेंज ना करे, ठीक है, उसको बोलेंगे रिजिड। ठीक है, देखिए ये हम रिजिड कहाँ पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बताया था ना ऊपर में, वी ट्रीट द बॉडी एज रिजिड एंड वी डील ओनली विद द एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक ना, समझ में आया। यस सर। अब देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा, देखिए अब सॉम में क्या पढ़ेंगे, इन सॉम वी द बॉडी इज ट्रीटेड एज अ डिफॉर्मेबल बॉडी एंड वी डील विद द इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, एक बॉडी है, ठीक है। सॉम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये बॉडी जो डिफॉर्म कर सकता है फोर्स लगाने का, मान लीजिए ये बड़ा हो गया, ठीक है, और इसके अंदर में जो फोर्स लग रहा है, इंटरनल फोर्सेस को जो स्टडी करते हैं उसको स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स या फिर मैकेनिक्स सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एम क्या है, फॉर्म का एम है कि डेवलप इक्वेशन फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन एंड टू ऑब्टेन द साइज बाय यूजिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये इसका एम। अच्छा किसी को स्ट्रेस के बारे में पता है, स्ट्रेस क्या होता है, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ, ये रेजिस्टिंग फोर्स क्या होता है, पर यूनिट फोर्स
अब कोई भी बॉडी में फोर्स लगता है जो उसको रजिस्ट करके मतलब अच्छा, एक आप देखेंगे एक प्रेशर होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाई एरिया फोर्स अपॉन एरिया। यस सर। और स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हैं? स्ट्रेस का फॉर्मूला वही होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फॉर्मूला एक सर वो पूरे एरिया पे होगा लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया सर यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जा रहा है। नहीं, एरिया दोनों का सेम है, ठीक है, एरिया दोनों का सेम। ये जो फोर्स है ना, ये देखिए प्रेशर में एक्सटर्नल फोर्स जब लगाते हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, और ये इसमें जो फोर्स होता है वो होता है इंटरनल फोर्स, जो कि बॉडी खुद जनरेट करते हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये नाम से आइडिया आ रहा है कि स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? चिंता होता है ना कि हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, टेंशन सर। टेंशन हुआ ना, तो टेंशन दबाव कब सर। होता है? तनाव सर, तनाव। हाँ, तो टेंशन कब होता है? जब मान लीजिए कि आपको कोई बुरा भला कर दिया, ठीक है, तो कोई दूसरा आदमी आपको कुछ बुरा भला कर दिया, मगर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन आ गया, तो ये जो बाहर से जो आया, ये तो फोर्स, बाहर वाला आदमी आपको फोर्स अप्लाई किया, मगर जो आप अपने से जो टेंशन आया आपके अंदर, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस क्या है? जो इंटरनली जो जनरेट होता है ना फोर्स, जो इंटरनली जनरेट फोर्स होता है, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। मगर वही जो प्रेशर होता है, मान लीजिए यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पे, ये कंटेनर है, ठीक है, तो क्या होगा? फ्लूइड क्या है? ये इस पे अपना फोर्स लगा रहा है बॉटम पे, तो इसको क्या बोलेंगे कि प्रेशर है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक्सटर्नल पे डिपेंड करता है। ये यहाँ पे ये कोई जो कंटेनर, ये कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है, तो ये प्रेशर जो रहता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स पे, एक्सटर्नल फोर्स के कारण होता है, और जो आपका स्ट्रेस होता है वो इंटरनली जनरेट होता है। समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं कि कुछ कुछ मटेरियल का बिहेवियर देखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को तो बहुत सारा मटेरियल पे काम करना है, तो मटेरियल किस किस टाइप का होता है? ये होमोजीनियस मटेरियल, नाम से पता चल रहा, होमोजीनियस का मतलब क्या सकता है? होमोजीनियस यस सर। सर थ्रू आउट कॉम्पोजिशन सेम है। हाँ, वन ठीक है, देखिए होमोजीनियस मटेरियल 90% तो सही है आप लोग का, मगर देखिए 10% क्या है फॉर्म में कि क्या कि होमोजीनियस मटेरियल वो होता है जिसका, देखिए ये हुआ एक होमोजीनियस मटेरियल का एग्जाम्पल, कि आप कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, जैसे ये कौन सा, मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन है, ये कोई भी एक डायरेक्शन में जो उसका प्रॉपर्टीज होगा हर एक पॉइंट में सेम होगा। जैसे देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, मगर देखिए डायरेक्शन क्या, सबका एक्स एक्स के तरफ है, एक ही डायरेक्शन में है, ये तीनों का प्रॉपर्टी सेम है एक ही डायरेक्शन। इसका मतलब कोई एक ऐसा बॉडी जिसका एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम हो, बशर्ते पॉइंट कहीं पर भी आप ले सकते हो, पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, पॉइंट तो अनगिनत है, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट है, मगर जो डायरेक्शन वो एक्स डायरेक्शन में, जो भी प्रॉपर्टीज का, जो भी प्रॉपर्टीज जिसका डायरेक्शन हर डायरेक्शन, मतलब कोई एक डायरेक्शन में, जैसे एक्स एक्सिस ले लिए, प्रॉपर्टीज सेम हो मगर पॉइंट कोई भी हो, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस मैट्रिक्स। समझ में आया कुछ? देखिए अ मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज बाद में पढ़ेंगे हम लोग, एट एनी पॉइंट इन द गिवन डायरेक्शन, ठीक है, मतलब कोई भी पॉइंट में, मगर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट, पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आया? यस सर। तो एक बार अपने से बोलिए क्या होमोजीनियस मटेरियल, चलिए हम इसको ये कर दिए, बोलिए तो क्या होमोजीनियस मटेरियल? सर होमोजेनियस मटेरियल में सर थ्रू आउट मटेरियल किसी पॉइंट पर चेक करें तो सेम प्रॉपर्टी मिलेगा सर। मगर डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, ये यस सर, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, एक कोई सेम डायरेक्शन में पॉइंट कोई भी रहे, ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होगा कि देखिए एक पॉइंट में, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में, वो हर एक डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी सेम, ठीक है, देखिए आप देखिए एक पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट,
मगर देखिए इसका एक्स एक्सिस में भी वही वैल्यू है ई, उसका वाई एक्सिस में वही वैल्यू है ई, और उसका जेड एक्सिस में भी वही वैल्यू है ई। तो डिफाइन कर सकते हैं क्या होगा आइसोट्रोपिक मटेरियल? एक बार अपने से डिफाइन करिए, चलिए हम उसको हाइड कर। आइसोट्रोपिक में सर थ्रू आउट तो सेम प्रॉपर्टीज रहेगा सर, पर किसी भी डायरेक्शन में सर सेम पॉइंट पे। और नहीं होमोजीनियस देखिए, में सर सेम, हाँ बोलिए बोलिए। सर होमोजीनियस में सर सेम पॉइंट पे और सेम डायरेक्शन में सर सेम होना चाहिए था। नहीं देखिए, होमोजीनियस तो पॉइंट कोई भी रहे, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका वैल्यू सेम रहेगा, बस डायरेक्शन एक होना चाहिए, एक्स हो या वाई हो या फिर जेड हो। मगर देखिए आइसोट्रॉपी में क्या कि यहाँ पे पॉइंट फिक्स है, इसी पॉइंट पे सिर्फ होगा, मगर कोई भी डायरेक्शन में आप देख लीजिए एक्स वाई जेड, उसका वैल्यू सेम हो। मतलब ये है कि ये पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, ये जो है ये पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, और ये डायरेक्शन पे। डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आया कुछ कुछ? यस सर। यस सर। ठीक है, आप देखिए अब तीसरा है होमोजीनियस प्लस आइसोट्रोपिक। ये तो आप लोग समझ ही हो गए, ऐसा कोई मटेरियल डायरेक्शन भी और जिसमें होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक दोनों, मतलब जो डायरेक्शन और पॉइंट दोनों से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, उसका वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये नॉन होमोजीनियस आइसोट्रोपिक। नाउ अब तो सब क्लियर हो गया होगा कि होमोजीनियस तो नहीं होगा, मगर आइसोट्रोपिक होगा। नॉन होमोजीनियस, हाँ देखिए आपको एग्जांपल से पता चल गया। स्टॉप करो सर, तो वॉइस रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नॉन होमोजीनियस और नॉन आइसोट्रोपिक। ये भी डेफिनेशन से क्लियर हो गया, जो होमोजीनियस भी नहीं है आइसोट्रोपिक भी नहीं। और ये क्या है, होमोजीनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक। तो होमोजीनियस है मगर आइसोट्रोपिक नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब यस सर। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा अभी तक, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल है, जैसे वुड, क्रिस्टल आर एनिसोट्रोपिक मटेरियल, मतलब दिस मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, ये एग्जांपल वुड क्रिस्टल ये सब का एनिसोट्रोपिक है, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज है डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, इतना इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। आप आते हैं लोड। अच्छा, लोड क्या होता है तो बता सकता है? लोड force applied on a body. लोड क्या होता है? जो एक्सटर्नल फोर्स, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स या मोमेंट जो एक्सपीरियंस बाय द मेंबर। ठीक है, कोई भी एक बॉडी जिसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स या मोमेंट लगाते हैं उसी को लोड कहते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लोड का स्टडी क्यों कर रहे हैं ये बताएं। सर हम लोग एक्सटर्नल लोड लगाएंगे तब तो उस बॉडी में इंटरनल स्ट्रेस या हाँ एकदम सही बोले। देखिए जब तक हम लोग लोड के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि लोड कैसा लग रहा है, किस डायरेक्शन से लग रहा है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, तब तक हम लोग उसको डिफाइन नहीं ना कर सकते। वो जो मटेरियल होगा उसके बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक ना? इसलिए लोड को हम लोग लोड को डिफाइन करेंगे आगे चलो कि लोड कितने टाइप का होता है, कैसा कैसा होता है, कैसा कैसा लगता है, तो उसका इफेक्ट क्या क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला बात है कि देखिए बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, इसका मतलब क्या है डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, तो बता सकता है? लोड की डायरेक्शन के हाँ, लोड के डायरेक्शन के अनुसार। ठीक है, ये देखिए एग्जांपल देखिए, ये वाला लाइन देखिए, ये वाला लाइन। ठीक है, ये देख रहे ये कैसा है? एक्सियल में भी टेंसाइल। एक्सियल का मतलब क्या होगा? जो इसका एक्सिस होगा उसी से गुजरता हुआ, ठीक ना? जो भी लोड, जो भी देखिए लोड दो टाइप का हुआ है, एक लॉन्गिट्यूडनल जिसको एक्सियल बोलेंगे, इसका क्या होगा? पैरेलल टू एक्सिस। जब पर भी लोड पैरेलल टू एक्सिस हो, जब पर भी लोड पैरेलल टू एक्सिस लगे तो उसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। ठीक है, और क्या यदि लोड परपेंडिकुलर टू एक्सिस लगे, ये वाला दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, देखिए ये वाला, ये दो है, वो क्या है, कौन टाइप का लोड है, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स लोड, क्योंकि क्या है एक्सिस के परपेंडिकुलर है, देखिए इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका।
अब ये आता है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। इसेंट्रिक क्या होता है? डिस्टेंस पे अगर लोड हाँ। लगता हो तो लोडिंग हाँ, देखिए जैसे ये लाइन क्या था, ये तो एक्सिस था, ठीक था ना एक्सिस, मगर ये लोड कहाँ लग रहा है? देखिए यहाँ पे लग रहा है। ये क्या हुआ? ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे ई, इसेंट्रिक। ठीक है, जो भी कोई भी लोड जो कि एक्सिस पे ना लगे, ठीक है, कुछ दूरी पे लगे, तो उसको बोलेंगे इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। सर वो एक्सिस के पैरेलल तो है ना सर? हाँ, एक्सिस के पैरेलल रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, मगर वो एक्सिस से नहीं गुजरेगा। ठीक है, एक्सियल का मतलब क्या होता है कि पैरेलल होना चाहिए किससे? एक्सिस से। एक्सियल का मतलब होता है कि एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए, मगर इसेंट्रिक यदि ऐड हो गया, इसका मतलब क्या है कि पैरेलल तो रहेगा एक्सिस से, मगर उस पॉइंट से नहीं, एक्सिस से नहीं गुजरेगा, उसके ऊपर नीचे से गुजरेगा। ठीक है, समझ में आया? पैरेलल होना चाहिए। यस सर। ठीक, अब आते हैं आगे, बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ लोडिंग। एक्सटेंट क्या होता है? एक्सटेंट पता है किसी को? विस्तार। क्या क्या, एक बार फिर से बोलिए। विस्तार। देखिए, एक्सटेंट का मतलब होता है कि आपका लोडिंग का तरीका क्या है। एक्सटेंट नहीं होता कि हम कहाँ तक गुजर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ये पहला पॉइंट हुआ पॉइंट लोड, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉइंट लोड का मतलब क्या होगा कि कोई एक पॉइंट पे ही एक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल, ये पॉइंट लोड का एग्जांपल, ये जो लोड है ये इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ये वाले पॉइंट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट लोड। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? जो लोड से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे बॉडी पे। हाँ, जो बटा हुआ हो, एक से ज्यादा। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए कि ये सरफेस है, ठीक है, इस पे हम पूरे सरफेस हम क्या कोई लोड लगा दी। लोड मतलब मान लीजिए इसके अंदर, इसके ऊपर हम पूरा सैंड रख दिए, तो क्या हुआ? जो लोड है पूरे पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो उस टाइप को लोड को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और यदि कोई एक पॉइंट पे लगेगा तो उसको बोलेंगे पॉइंट लोड। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आता? कभी तक क्लियर है सब? यस यस ठीक, सर। अब आगे जाते हैं कि बेस्ड ऑन डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब, डायमेंशन किसको बोलते हैं? जैसे किसी का क्या होता है, लेंथ, विड्थ, वॉल्यूम, एरिया, इसी को डायमेंशन बोलते हैं ना। ठीक है, यदि देखिए, यदि फोर्स वॉल्यूम पे डिपेंड करे, फोर्स एरिया पे डिपेंड करे, और फोर्स लेंथ पे डिपेंड करे, ठीक है, यदि कोई भी एक फोर्स वॉल्यूम से रिलेटेड है तो उसको बोलेंगे आपको ये फोर्स क्या वॉल्यूम से है, मतलब वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि वो वॉल्यूम पे एक्ट कर रहा है फोर्स पूरे वॉल्यूम पे, ठीक है, जैसे वॉल्यूम पे क्या है, बुआंसी फोर्स पढ़े हैं कि नहीं आपने? यस सर। क्या होता है बुआंसी फोर्स, बताइए। Force acted by water on the object. हाँ, जैसे मान लीजिए देखिए ये वाटर है, ये जार के अंदर, ठीक है, इसमें एक हम स्फेयर डाल दिए, तो इस पे वाटर एक फोर्स लगाया कि नहीं ऊपर की ओर, जिसको बोलते हैं बुआंसी फोर्स। यस सर। और ये जो फोर्स लगेगा ये पूरे बॉडी पे लगेगा ना कि एक पॉइंट पे लगेगा, पूरे बॉडी पे लगेगा। तो ये क्या है, पूरे वॉल्यूम पे एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? स्फेयर पूरे Yes, वॉल्यूम sir. पे एक्ट कर रहा है, तो वो ऐसा को बोलेंगे कि वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। फिर वेट, वेट जो होता है क्या होता है, जैसे हम लोग खड़े हुए थे तो हम लोग पे जो ग्रेविटी लग रहा है वो पूरे बॉडी पे लग रहा है ना कि कोई एक पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, अब देखिए जब एरिया पे डिपेंड करे फोर्स तो उसको बोलेंगे हम लोग कि फोर्स एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? प्रेशर फोर्स। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो ये किस पे डिपेंड किया? एरिया पे डिपेंड किया है। ठीक है, एरिया पे डिपेंड किया ना, तो ये क्या होगा कि ये जो फोर्स है, जो प्रेशर फोर्स है, वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। ऐसे ही ड्रैग फोर्स है। ड्रैग फोर्स के बारे में पता है क्या होता है? नो सर। देखिए ड्रैग फोर्स क्या होता है, मान लीजिए आप लोग बाइक में चल रहे हैं,
तो जब पर भी जैसे मान लीजिए हवा जब आप लोगों को मारता तो लगता है ना कि कोई चीज रोक रहा है आप लोगों को आगे जाने से। अब Yes. वो किस पे डिपेंड करता है? आपके सरफेस एरिया पे। यदि आप वही बाइक पे लेट के चलाइएगा तो आपको ड्रैग फोर्स कम लगेगा, ठीक है। मगर वही आप एकदम परपेंडिकुलर हो जाइएगा, एकदम खड़े हो जाइएगा बाइक पे, तो आपको ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा। तो एरिया जो कांटेक्ट वो क्या है? एरिया पे डिपेंड कर रहा है। यदि आप ऐसे खड़े हुए हैं, मान लीजिए आप ऐसे खड़े हुए हैं, तो आपका एरिया ज्यादा है विंड का कांटेक्ट में, तो ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा। वही यदि आप सो के चला रहे हैं बाइक में तो क्या होगा? एरिया कम है, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। आगे पढ़िएगा आप लोग स्पीड में, ठीक है। तो ये एरिया पे डिपेंड करता है। अच्छा, लेंथ पे क्या क्या डिपेंड करता है? सरफेस टेंशन के बारे में पता है आप लोगों को? सरफेस टेंशन क्या होता है? फ्लूइड में तो पढ़े होंगे, यदि पढ़े होंगे तो। फोर्स पर यूनिट लेंथ। हाँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना सरफेस टेंशन, ठीक बोले। वो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड किया ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये मतलब ये कैटेगराइजेशन किस पे किया गया? डायमेंशन की, डायमेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई डाउट है तो पूछिए। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि बेस्ड ऑन वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग फोर्स में जो वेरिएशन आता है उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे इसको डिफाइन किया गया। पहला स्टैटिक लोड। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। हाँ, जो कांस्टेंट हो, जिसका स्टैटिक का मतलब होता है कि बस उसका जो है अस्थिर। हाँ, स्थिर लोड जिसको बोलते हैं, कि वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। लोड का जो वैल्यू चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि लोड का वैल्यू चेंज होता है। डायरेक्शन लोड का चेंज। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसका चेंज होते रहेगा। मगर स्टैटिक में क्या होगा कि डायरेक्शन तो सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा, ठीक है। ठीक है ना। अब हम तो देखिए यहाँ पे लिखा लोड इज सेड टू बी स्टैटिक इफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एग्जांपल है सेल्फ, जैसे अपना वजन जो है वो एक स्टैटिक लोड है, ठीक है। वही है जब मैग्नीट्यूड चेंज करे, डायरेक्शन चेंज करे और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चेंज करे तो इसको बोलेंगे आपको डायनेमिक लोड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े थे, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन लोड एप्लीकेशन टाइम, ठीक है। कितने टाइम के लिए हम लोग लोड को लगा रहे हैं उसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन, ठीक है। मान लीजिए कुछ 1 सेकंड के लिए कोई लोड लगा है, कोई 2 सेकंड के लिए कोई लोड लगा है, कोई 10 घंटे के लिए लोड लगा है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए ग्रेजुअली अप्लाइड होना, ठीक है। इससे तो आप लोग को क्लियर होता है ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, पता है क्या होता है? सर लगातार जो एक बार होता है। ठीक है। जो देखिए हाँ, इसको बोलते हैं मोस्ट आइडियलाइज टाइप ऑफ लोडिंग। ये कल हम थर्मोडायनेमिक्स में कुछ पढ़े थे, क्वासी स्टैटिक पढ़े थे। देखिए यहाँ पर Yes, sir. क्या है, क्वासी लोडिंग, ठीक है। जो एकदम धीमा धीमा, बहुत धीरे धीरे लगे, ठीक है। It intention test the material is subjected to gradual loading, that is the load increase from 0 to maximum in an infinite time। और देखिए 0 से स्टार्ट हुआ लोड और गया मैक्सिमम तक, मगर उसको जो टाइम लगा जाने में वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। ये टाइम जो इंटरवल है वो इनफाइनाइट है। तो इसका वही कल जब हम लोग पढ़े थे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, उसमें क्या था कि धीरे धीरे एक एक वेट हम लोग हटा रहे थे। ये प्रोसेस हल्का, ये कभी पिस्टन ऊपर आ रहा था, फिर धीरे 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 करके ऊपर आता था, क्या टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा था और प्रोसेस एकदम स्लो था। उसको हम बोलते थे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते थे। सेम वैसे इसमें भी है, ठीक ना। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ये हो गया आपको कि, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियलाइज टाइप ऑफ लोडिंग, क्योंकि इसको स्टडी करने में आसान है कि नहीं, और इसको देखना भी आसान है, इसको एनालाइज करना भी बहुत इजी होगा, ठीक है। और अरे आप लोग ये किए हैं टेंसाइल टेस्ट किए हैं लैब में? नो सर। एक यूटीएम के बारे में आप लोग को पता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है।
यस सर। तो क्या लैब हुआ है कि नहीं, कि आप लोग किए नहीं? नहीं हुआ है सर। हुआ नहीं है, हम लोग को ऑनलाइन क्लास करना है। अच्छा, यूटीएम नहीं हुआ ना? यूटीएम में जो लोड होता है ना, यूटीएम मशीन में जो लोड अप्लाई किया जाता है वो ग्रेजुअल लोडिंग अप्लाई किया जाता है, धीमे धीमे करके फिर मटेरियल को तोड़ा जाता है। हम लोग अभी इस सब्जेक्ट में हम लोग को पढ़ना भी है कि यूटीएम कैसे काम करता है, वो लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं। फिर सडनली अप्लाइड लोड, सडनली से क्या पता चला? सडनली अप्लाइड लोड लोड एकाएक लग गया। हाँ, जो अचानक से तो लोड लग जाता है। हाँ, जैसे कैसे देखिए, ट्रेन मूविंग ऑन रेलवे ट्रैक, ब्रेक, जब हम लोग बाइक चलाते हैं ब्रेक मारते हैं कि नहीं, तो अचानक से लगता है कि नहीं? यस सर। ऐसा तो नहीं कि हम लोग धीमे धीमे मारते हैं, कोई आगे आता होगा तभी ना मारते हैं, अचानक मारते हैं तो क्या होगा? सडनली अप्लाइड लोड हुआ, ठीक है? अब आगे बढ़ते देखिए, ये इम्पैक्ट लोडिंग। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट से कुछ समझ में आ रहा है? इम्पैक्ट क्या बोलते हैं हम? रिपीटिंग लोडिंग। देखिए इसमें क्या तो सर एक है, टाइम इंटरवल के साथ लगे। देखिए, in this type of loading the time gap of application of load is small and the relative velocity exists between loading and loading member, ठीक है? मान लीजिए ये देखिए, ये मान लीजिए ये एक बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ से हम लोग कुछ चीज, मान लीजिए कुछ हैमर ही लगा दिया, क्या हुआ? हैमर नीचे की ओर आया और इसको हिट किया, इस बॉडी को, क्या हुआ? ये अपना जितना भी पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और इस पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है? इसमें क्या हुआ? तो ये देखिए, ये इस पे अप्लाई किया तो ये क्या हुआ? जो लोड हुआ इसका जो एप्लीकेशन ऑफ लोड हुआ, मतलब अचानक आया और कुछ टाइम के लिए ही इसमें लगा, फिर उसके बाद ये रेस्ट में आ गया, आया कि नहीं आया? ये अपना पूरा एनर्जी क्या हुआ, एकदम छोटे से टाइम पे इसको ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसा टाइप ऑफ लोडिंग जिसमें कि लोड तो हम लोग दे रहे हैं, मगर जब एप्लीकेशन हो रहा, बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए हो रहा, बहुत छोटे टाइम के लिए हो रहा। देखिए इसमें लिखा ना, एप्लीकेशन ऑफ लोड इज स्मॉल एंड द रिलेटिव वेलोसिटी एक्सिस्ट बिटवीन लोडिंग एंड लोडिंग वेलोसिटी। देखिए ये क्या हुआ कि इस पे वेलोसिटी था, यहाँ से हम लोग उसको छोड़े, ये नीचे की ओर गया और इसको जैसे हिट किया, बस एक बार हिट किया, छोटे एकदम एकदम टी जो है एकदम लगभग इक्वल टू 0, मतलब जो टाइम था इसको हिट करने का बहुत 0 था, बस हिट किया, बस ये वापस अपनी ओर चला गया। इस टाइप को लोडिंग को बोलेंगे इम्पैक्ट लोडिंग। जैसे हम लोग ये करते हैं कैरपी टेस्ट, आइजोट टेस्ट, ये सब टेस्टिंग तो आप लोग अभी किए नहीं होंगे, ये भी आप लोग को लैब में करनी है। कैरपी टेस्ट क्या होता है, आइजोट टेस्ट, ठीक है? तो आगे चलते हम लोग, इसका जाता है शॉक लोडिंग। शॉक का मतलब क्या होता है? शॉक बोल सकते हैं? सर बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा लोड देखिए, हाँ देखिए, शॉक का मतलब होता है झटका लगना, हम नहीं बोलते हैं कि शॉक लगती है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो इसमें क्या रेट ऑफ लोडिंग इज वेरी हाई, जैसे टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड इज लेस। जैसे बॉम्ब, जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो बस कितने एकदम हल्के से टाइम के लिए फटता है और तब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपना लोड इधर उधर। तो क्या शॉक दिया अचानक आपको दिया, आपको पता भी नहीं चला, तब तक वो अपना काम करके निकल गया, ठीक है? तो इस टाइप को लोडिंग को बोलेंगे शॉक लोड। तो इतना टाइप हम लोग लोड पढ़ लिए, ठीक है? जैसे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, सडनली अप्लाइड लोड, इम्पैक्ट लोड, शॉक लोड। तो बेसिकली हम लोग जो मैकेनिक को पढ़ेंगे, आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग को मैक्सिमम कौन सा यूज आएगा, किस टाइप का लोडिंग हम लोग को यूज आएगा? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, क्योंकि हम लोग आगे भी देख ली नहीं, मोस्ट आइडियलाइज टाइप। बाकी कोई स्टडी करने के लिए हम लोग को बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा, मगर ये क्या है कि ये बस तुरंत हो जाएगा। बस ये आइडिया टाइप का है, और जितने भी हम लोग को पढ़ना जो है वो इसी के अंदर आएगा, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है? अब आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसी से, ठीक है? अब आते हैं स्ट्रेस, जो कि बेसिक हुआ। स्ट्रेस क्या है? देखिए स्ट्रेस आप अभी हम पढ़ा था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल एट अ पॉइंट अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन कॉज्ड ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। इसका मतलब क्या है? चलिए बताइए, क्या आप लोग समझे? बोलिए, ट्राई करिए। एक्सटर्नल लोड अप्लाई होता है तो उस बॉडी के द्वारा इंटरनल हाँ हाँ हाँ, एकदम सही बोले। जैसे देखिए
ये पी लोड यहाँ पे अप्लाई किया ना, क्या हुआ जब पी लोड यहाँ पे अप्लाई किया, ये जो बॉडी है ये क्या किया, ये पी लोड को खत्म करने के लिए क्या किया, एक अपने से इंटरनल फोर्स लगा है इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये जो ये इंटरनल फोर्स हुआ इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, ना कि ये पी को बोलेंगे। जैसे ये देखिए जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा, ये देखिए एफ बाई ए लिखा हुआ है ना, क्या ये पी बाई ए तो नहीं लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए ये स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है ये एफ बाई ए लिखा हुआ है, ना कि पी बाई ए लिखा है। मगर भाई जब प्रेशर लिखते तो प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला प्रेशर होता है पी बाई ए, समझे, प्रेशर पी बाई ए, मगर जो स्ट्रेस होता है वो एफ बाई ए, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस सर। ठीक है, देखिए यूनिट दोनों का सेम है। जैसे प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजीएफ सेंटीमीटर इसका, या फिर पास्कल जिसको बोलते हैं ऐसा यूनिट, दोनों का यूनिट सेम है, मगर जो लोड का वैल्यू है वो अलग अलग है। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अगर फिर से बोले तो स्ट्रेस क्या होता है, कोई बताए फिर, डेफिनेशन ऑफ हाइट रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ, तो इंटरनल, ये वर्ड याद रखिएगा, इंटरनल और ये रेजिस्टेंस, यही वर्ड है। यदि ये दोनों वर्ड नहीं लिखिएगा तो प्रेशर का डेफिनेशन होगा, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। देखिए यहीं पे आगे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, जो आगे से हम बोल रहे हैं, प्रेशर इज एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, मगर स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और जब प्रेशर होता है हमेशा नॉर्मल लगता है बॉडी, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो स्ट्रेस है इसका कोई जरूरी नहीं कि नॉर्मल लगे, स्ट्रेस कैसे भी लग सकता है, नॉर्मल स्ट्रेस लगता है, शियर स्ट्रेस लगता है ना, शियर स्ट्रेस। अभी हम लोग आगे पढ़े ना कि टाइप ऑफ लोडिंग पे कैसे डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मल क्या है, मान लीजिए एक बॉडी है, ऐसे लोड लगा हुआ, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल लोड, ठीक है। ऐसे लोड लगा दिए हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस बोलेंगे ना। तो देखिए ये क्या है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉर्मल ही लगता है प्रेशर के जैसे, प्रेशर में हमेशा नॉर्मल हो, मगर स्ट्रेस है ये हमें नॉर्मल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। ठीक है, प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और स्ट्रेस क्या है, टेंसर, टेंसर क्या होता है, किसको पता है टेंसर क्या होता है? यस सर, वेक्टर एडिशन को जो फॉलो नहीं करता है वो टेंसर होता है, और उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है। हाँ सही बोले, टेंसर वो होता है जो आपका, वो जो आपका फॉलो नहीं करते हैं वेक्टर एडिशन को, मगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब जैसे डिस्प्ले, सर आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा, सर आवाज अब आ रहा आवाज? यस सर। यस सर। स्ट्रेस का डायरेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस डायरेक्शन में, मगर देखिए ये वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन इसको फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको टेंसर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, स्ट्रेस को टेंसर बोलते हैं, ठीक है। देखिए प्रेशर क्या, प्रेशर कैन बी मेजर्ड, प्रेशर को हम लोग नाप सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं, क्या आइडिया आप लोग को पढ़े होंगे आप लोग फ्लूइड में? बैरोमीटर से। हाँ, बैरोमीटर से, पीजोमीटर से, सबसे नापते हैं ना प्रेशर हम लोग। यस सर। मगर स्ट्रेस को हम लोग नाप नहीं सकते, स्ट्रेस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट मतलब हम लोग न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको आप कोई ऐसा मशीन नहीं कि आप लगा दिए कोई बॉडी में और बता देगा कि इसमें स्ट्रेस इतना है, ठीक ना, समझ में आया? ये कैलकुलेट किया जाता है और ये मेजर किया जाता है, ठीक है। देखिए ड्यू टू प्रेशर देयर इज स्ट्रेस, मगर ड्यू टू स्ट्रेस नो प्रेशर, ऐसा कोई, देखिए प्रेशर के कारण स्ट्रेस हो सकता है, मगर स्ट्रेस के कारण प्रेशर नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। देखिए और एक पॉइंट, एट अ पॉइंट द प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन इन स्टैटिक फ्लूइड, बट स्ट्रेस नीड नॉट बी सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट। प्रेशर जो रहेगा, आप लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ पता है क्या होता है? Yes sir, pressure is acting at a point in a fluid in all direction is same.
सेम है, तो वही देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है ना, प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा इन ऑल डायरेक्शन में। तो एक पॉइंट ले लीजिएगा, तो यही हुआ ना, यही लॉ है। मगर देखिए स्ट्रेस ऐसा कोई जरूरी नहीं, स्ट्रेस में एक्स डायरेक्शन में कुछ और हो सकता है, वाई डायरेक्शन में कुछ और हो सकता है, एक ही पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? यस सर। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस सर कोई मटेरियल विदाउट फेलियर रेजिस्ट करता स्ट्रेंथ हम लोग ना बोलते हैं कि ताकत, जो हम लोग नॉर्मल जो भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश, ताकत। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, देखिए स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का वो मैक्सिमम वैल्यू जो तब तक मतलब वो बॉडी रेजिस्ट करे टूटने से पहले। फेलियर का मतलब क्या था, फेल कर जाना। मान लीजिए एक रॉड है, यहाँ पे एक रॉड बना दी, ठीक है, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई की दोनों तरफ से, यहाँ पे एक ऐसे फोर्स, यहाँ पे एक ऐसे, ठीक है, अप्लाई करते रहे, एक टाइम ऐसा है कि यहाँ बीच से ब्रेक कर गया, तो वो टाइम, वो वैल्यू फोर्स का, ठीक है, जब ये ब्रेक किया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्ट्रेंथ। वो जो मैक्सिमम फोर्स जो हुआ उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेंथ। समझ में आया क्या हुआ स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ क्या, मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू तब तक वो फेल नहीं करे। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, और इसलिए इसको मटेरियल प्रॉपर्टी बोलते हैं। हर एक मटेरियल का स्ट्रेंथ कुछ और है। मान लीजिए एक रबर है, रबर को आप लोग खींचिएगा तो जल्दी से टूट जाएगा कि नहीं? वही जब आयरन को खींचिएगा तो जल्दी से टूटेगा उतना फोर्स में? नो सर। तो स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हुआ, रबर का ज्यादा हुआ कि आयरन का ज्यादा हुआ? आयरन का हुआ। ठीक है, तो समझ में आया कि स्ट्रेंथ जो होता है मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, स्ट्रेस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, डिपेंड्स ऑन लोड एंड एरिया बट नॉट ऑन मटेरियल। तो स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है? तो स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में यही डिफरेंस है। स्ट्रेस जो है ना वो प्रॉपर्टी नहीं है मटेरियल का, वो किस पे डिपेंड करता है, लोड और एरिया पे। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे ना, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, यही था ना स्ट्रेस। तो किस पे डिपेंड किया, लोड पे और एरिया पे। मगर जो स्ट्रेंथ है ये मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो मटेरियल के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो यही दोनों पे डिफरेंस है कि जो स्ट्रेंथ है वो मटेरियल प्रॉपर्टीज है, और जो स्ट्रेस है वो लोड और एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। सर किसी भी दो मटेरियल पर बोलिए, आपका आवाज क्लियर नहीं आएगा, फिर से बोलिए। अगर सेम लोड लगाएंगे तो सर सेम स्ट्रेस आएगा। नहीं, देखिए सेम लोड लगाएंगे दोनों पे, ठीक है। देखिए जो लोड पे डिपेंड ही नहीं करता है स्ट्रेस। स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लीजिए आप लगा लिए 50 किलो न्यूटन का फोर्स रबर पे, वो तो लगाने से पहले ही टूट गया, पहले टूट गया कि नहीं? टूट जाएगा कि नहीं बताइए? 50 किलो न्यूटन आप लगा दीजिएगा रबर पे तो क्या होगा, पहले ही टूट गया। तो स्ट्रेस उसका क्या होगा, तो हम लोग तो स्ट्रेस क्या लिखेंगे, फोर्स रेजिस्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या होगा, जो रेजिस्टिंग फोर्स है, मान लीजिए आप 50 किलो न्यूटन लगाए रबर में, मगर वो 10 किलो न्यूटन पे ही टूट गया था, तो क्या होगा, तो रेजिस्टिंग फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 10 किलो न्यूटन। ठीक है, समझ में आ रहा है? मगर वही जब आयरन से रॉड लगाइएगा वो 50 किलो न्यूटन पे भी जाके नहीं टूट रहा है, उसमें क्या आ जाएगा, उसमें जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा, 50 किलो न्यूटन। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस दोनों पे अलग अलग है कि नहीं, लोड सेम लग रहा है, समझ में आ रहा है, लोड तो दोनों में सेम लग रहा है 50 किलो न्यूटन, मगर स्ट्रेस दोनों पे अलग अलग डेवलप कर रहा है। एक में जहाँ पे मान लीजिए एरिया भी सेम है दोनों पे, ठीक है, आयरन का जो रॉड है उसका भी एरिया सेम है, और रबर का जो रॉड हम मान लीजिए बना दिए उसका भी एरिया सेम है। तो एरिया से तो इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंड किया है फोर्स पे, मगर फोर्स दोनों पे अलग अलग है रेजिस्टिंग फोर्स, तो स्ट्रेस का वैल्यू दोनों पे अलग होगा कि नहीं होगा? यस। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी समझ में आते एक बार आप लोग रिपीट करिए, देखिए कितना समझ में आया। सेम एग्जाम्पल हम जो बताएं रिपीट कर सकते हैं, हल्का से ट्राई करिए कम से कम। चलिए और एक बार बताते हैं। मान लीजिए रबर है और ये आयरन, दोनों का एरिया सेम है, ठीक है, दोनों का एरिया अभी सेम मानते हैं,
ठीक है, इसमें भी हम 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगा और रबर वाले में भी 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगा, मगर क्या हुआ, रबर है वो 10 किलो न्यूटन पे ही जाके टूट गया, ठीक है, और ये 50 किलो न्यूटन पे भी नहीं टूटा है। तो इसमें क्या आएगा, तो फॉर्मूला होगा स्ट्रेस का, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया तो दोनों पे सेम है, मगर क्या फोर्स का जो वैल्यू है वो दोनों पे अलग अलग होता है। जिस वैल्यू पे टूट जाए, ठीक है, वही आपका जहाँ तक रेजिस्ट कर पाए बॉडी, वही आपका इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स हो जाएगा। उसका जो फोर्स का वैल्यू होगा वो हम इस फॉर्मूला पे डालते हैं, जिसको एफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। उससे जो वैल्यू निकलता है उसको स्ट्रेस बोलते हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन किसी को पता है स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन टर्म सुना है कभी, क्या होता है स्ट्रेन? यस सर, चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन का रेशियो होता है। हाँ, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। देखिए क्या होता है, स्ट्रेस आर डेवलप्ड ओनली व्हेन डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन इज कांस्टेंट, देयरफॉर स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, बोल रहा है कि स्ट्रेस जो होता है तभी डेवलप होता है जब डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, मतलब उसको रोका जाए। ठीक है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, हम यहाँ पे फोर्स लगा दिए, ठीक है, तो फोर्स लगा, मगर ये फिक्स नहीं है, तो क्या फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी ऐसे मूव करने लगेगा, जो कि हम लोग मैकेनिक्स में पढ़े। ठीक है, फोर्स लगा तो बॉडी मूव किया। और वही चीज़ मान लीजिए यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिए, मतलब इसको यहाँ पे ग्लू से चिपका दिए मान लीजिए, अब फोर्स लगा है दोनों साइड से, क्या होगा, ये सिर्फ इसका क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ेगा ना, डिफॉर्म हो जाएगा। जब वो डिफॉर्म होगा तो डिफॉर्मेशन के कारण स्ट्रेस आता है। ठीक है, जब तक डिफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक स्ट्रेस नहीं आएगा। वही लिखा, स्ट्रेस आर डेवलप्ड ओनली व्हेन डिफॉर्मेशन इज कंस्टेंट। जब तक डिफॉर्मेशन को हम लोग नहीं रोकेंगे, जैसे इसको कंस्टेंट हम लोग नहीं करेंगे, कंस्टेंट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, तो स्ट्रेस कब डेवलप होगा, जब डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन को हम लोग कंस्टेंट करके रोक के रखें, तभी होगा। तो क्या लाइन लिखा हुआ, स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस का कॉज है, मतलब स्ट्रेस किसके कारण होगा, स्ट्रेन होगा तभी होगा। मगर ये अपोजिट ट्रू नहीं है कि स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है, एक देखिए ग्राफ बना हुआ, स्ट्रेस इसको बोलते हैं इफेक्ट और स्ट्रेन कॉज मतलब जो करने वाला, स्ट्रेन करेगा तभी स्ट्रेस होगा, मगर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस होगा तो ही स्ट्रेन होगा। ठीक है, ये वो ग्राफ से बताया जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, कोई डाउट है तो? सर ग्राफ वाला एक बार फिर से बता दीजिए। सर ग्राफ को क्लिक कीजिए सर। अच्छा देखिए, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस में लिखा हुआ इफेक्ट, लिखा हुआ ना इफेक्ट, और स्ट्रेन में लिखा हुआ कॉज मतलब होता है कारण, किसका कारण। ठीक है, और इफेक्ट का मतलब होता है, क्या होता है इफेक्ट का मतलब, कोई चीज़ को इफेक्ट करना, असर पड़ना, ठीक है, हाँ प्रभाव डालना जिसको बोलते। ठीक है, तो क्या स्ट्रेस आप करिएगा तो क्या होगा, कोई चीज़ का डायमेंशन, मान लीजिए आप फोर्स लगाए तो इसका डायमेंशन चेंज हुआ और इस पर स्ट्रेस डेवलप हुआ। अब स्ट्रेस डेवलप हुआ, ठीक है, वो किस कारण हुआ, स्ट्रेन के कारण। तब तक यदि डायमेंशन चेंज नहीं होता तो स्ट्रेस भी नहीं आता। वही बोला, ये कारण है, स्ट्रेन क्या है, कारण है, और स्ट्रेस क्या, इफेक्ट है। ठीक है, प्रभाव, मतलब स्ट्रेस के प्रभाव के कारण स्ट्रेन होता है। समझ में आया? स्ट्रेस के इफेक्ट के कारण सर दोनों में कोई रिलेशन तो समझ में नहीं, दोनों के बीच कोई रिलेशन पता ही नहीं चला, बीच का कुछ दिया हुआ ये जो नहीं रिलेशन इसके। नहीं, ये देखिए ग्राफ ऐसे ही बताया, देखिए ये आगे आ गया, ये अभी आप लोग को होल्ड में रखिए, अभी आगे आएगा ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू E/E इंटू स्ट्रेन। ठीक है, ये अभी ये हो गया आपका स्ट्रेस, इसको स्ट्रेन बोलते हैं, इसको यंग स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है।
हाँ वही है, तो यही है फॉर्मूला, यही है, आगे है। ठीक है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और जब वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते तो क्या आता है, ई का वैल्यू आता है, ई को क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। ठीक है, ठीक है, तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, वो कब तब तक हुक्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं, इसका भी आगे पढ़ें, ये टॉपिक को हम लोग आगे अभी और इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए सर अगला ये क्या होगा, अगला क्लास है सर 145 से। टाइम हो गया सर। अलग हाँ, मेरे से। भी साइड में लिखो सर। यस सर, अटेंडेंस लिख दीजिए सर। ठीक है, चलिए अटेंडेंस लिंक भेज देते हैं। पीपीटी सेंड कर दिए सर। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, पीपीटी आप लोग को मिल जाएगा।